हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में परिचय का हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि यह सिद्धांत किसने दिया, क्या ये उद्देश्य थे सिद्धांत को देने के पीछे वेगनर महोदय के, और उन्होंने सिद्धांत की क्या रूपरेखा तैयार की। तो इन सब का हम अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में किया था और आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि वेगनर महोदय ने अपना जो सिद्धांत दिया है, वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है उसको प्रमाणित करने के लिए क्या प्रमाण प्रस्तुत किए, उन प्रमाणों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो थे 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत को इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित करवाया। मूल रूप से ये जर्मनी के विद्वान थे, भूगर्भ शास्त्री और जलवायुवेत्ता थे, परंतु इनका जो मूल अध्ययन उद्देश्य था इन सिद्धांत को देने के पीछे वो ये था कि विश्व स्तर पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इनमें क्या कारण थे कि विश्व स्तर पर जलवायु में अलग अलग समय में परिवर्तन हुए। तो पहला जो उद्देश्य तो था इनका विश्व स्तर पर जलवायु का, जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है उनका अध्ययन करना। दूसरा इनका जो प्रमुख उद्देश्य सिद्धांत का कि इस कुछ कालों में या पिछले कुछ समय में महाद्वीपों का क्या हुआ था, विस्थापन हुआ था, इनके विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई और साथ ही इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की कि वर्तमान में जो महाद्वीप हैं वो आपस में जो अलग अलग स्थिति में मौजूद हैं, ये पहले आपस में जुड़े हुए थे और आपस में जुड़कर एक विशाल भूखंड का निर्माण करते थे जिसका नाम दिया पेंजिया। पेंजिया के दो टुकड़े हुए बाद में, जिसका उत्तरी भाग कहलाया लॉरेंशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लेन। अब ये जो समय है या जो घटना हुई थी ये हुई थी कार्बोनिफेरस युग में। तो उस समय पे ये घटना हुई, पेंजिया नाम का भूखंड था, उसके दो टुकड़े हुए लॉरेंशिया और गोंडवाना लेन। बाद में इन जो टुकड़े हैं, दो महान जो भूखंड हैं, इनका भी विभाजन हुआ और विभाजन होकर इनके जो भाग थे या भूभाग थे इनका क्या हुआ, धीरे धीरे विस्थापन हुआ और विस्थापन के बाद ही वर्तमान में जो महाद्वीप मौजूद है वो वर्तमान स्थिति में आए हैं। तो इस विस्थापन के इन्होंने दो कारण बताए। पहला कारण बताया सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, जिसके कारण ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ और जो दूसरा कारण था वो था उत्प्लावन बल। तो ये दो कारण थे महाद्वीपों के विस्थापन के वेगनर के अनुसार। तो आज हम इस सिद्धांत के जो मूल रूप से प्रमाण हैं, ये वो प्रमाण जिससे वेगनर महोदय ने प्रमाणित किया कि वास्तव में महाद्वीपों का क्या हुआ था, विस्थापन हुआ था। तो उन तथ्यों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए उनका। वेगनर महोदय ने जो पक्ष में प्रमाण दिए वो कई, पहले हम देख ले सकते हैं कि वेगनर महोदय के अनुसार जो भूभाग आज अलग अलग है, जो पहले आपस में जुड़े हुए थे, तो इन भागों में आज अलग अलग होने के बावजूद उनमें हमें क्या मिल रही है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों की, चट्टानों की, भू आकृतिक संरचना की समरूपता हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इन क्षेत्रों की, इन महाद्वीपों के जो तटीय भाग है इनमें जो वनस्पति है और जो पुराने जीवाश्म पाए गए हैं उनमें भी समरूपता देखी गई वेगनर महोदय के अनुसार। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि पहले ये भूभाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो हम इसको एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो प्रमाण है वह है भू आकृतिक समरूपता। इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया जिसको हम जिगसॉ फिट कहते हैं। वेगनर के अनुसार ये क्या है, जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट से तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जो महाद्वीप है, जिनमें उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने लिया दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। जो वर्तमान में जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और अफ्रीका है, इन दोनों के जो परस्पर तट हैं, जिनमें दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, यदि इनको मिलाया जाए तो ये आपस में जुड़े हुए प्रतीत होंगे। इसी को वेगनर महोदय ने नाम दिया जिगसॉ फिट। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने और भी जो भूभाग हैं और भी जो महाद्वीप हैं उनकी भू आकृति को देखते हुए यह अनुमान लगाया कि पहले जो ये वर्तमान में जो महाद्वीप मौजूद है ये पहले क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। इसको हम इस उदाहरण से देख सकते हैं। ये देखिए, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ा जाए तो ये जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। जैसे कि होता है ना कि हम किसी एक कागज़ के दो टुकड़े फाड़ के कर देते हैं, इसको फाड़ देते हैं, परंतु हम उसको अब जोड़ेंगे तो आराम से हमें ये पता चल जाएगा कि यह टुकड़ा दूसरे कागज़ का है या किस कागज़ का है।
उसकी समरूपता या उसकी आकृति को देखकर हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने भी महाद्वीपों की जो भूआकृतीय संरचना है उनको देखते हुए ही अंदाजा लगाया कि ये भाग पहले क्या थे, जुड़े हुए थे। दूसरा जो प्रमाण प्रस्तुत किया वेगनर महोदय ने वो किया चट्टानों में समानता। वेगनर महोदय के अनुसार साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के, साउथ अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इन दोनों में जो तटीय भाग है, इन तटीय भागों में जो चट्टानें पाई जाती है, इन चट्टानों में एक जैसी समरूपता देखने को मिली। इन चट्टानों की संरचना बिल्कुल एक जैसी है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है और यूरोप के पश्चिमी जो भाग है उनमें जो चट्टानें पाई जाती है, इनमें भी समरूपता देखने को मिलती है। तो इसी कारण ये बात प्रमाणित होती है कि आपस में जुड़े हुए थे। तीसरा जो उदाहरण दिया, सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है वो है जीवाश्म यानी जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेषों का उदाहरण। इसमें इन्होंने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, इन दोनों के जो तटीय जो स्थान है, या हम कह सकते हैं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, इनमें हमें जो रेंगने वाले जीव हैं उनके जो जीवाश्म पाए गए हैं, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समरूपता देखने को मिली है। इसमें इन्होंने कुछ जीवों के नाम भी दिए हैं। ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स है यानी रेंगने वाले जीव हैं, इनमें जो पाए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। उनकी जो बायोलॉजिकल और जिनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो इसका मतलब ये पहले ये भाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। इसीलिए इन दोनों स्थानों पर दूर होते हुए भी एक जैसे जीव देखने को मिले, उनके जीवाश्म देखने को मिले। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया था, हाँ, लायस्ट्रोसरस का एक उदाहरण दिया। यह लिस्टोसोरस जो एक जीव है, यह एक प्रकार का विशाल जीव है जिसके अवशेष मिले हैं भारत, अफ्रीका और अंटार्कटिका में। जबकि वर्तमान में हम अगर भारत, अफ्रीका और अंटार्कटिका की स्थिति देखें तो ये काफ़ी मीलों दूर है एक दूसरे से, परंतु फिर भी इनमें एक जैसे जीव के अवशेष पाया जाना भी इस बात का प्रमाण करता है कि पहले ये भूभाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। अब जो दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया वो वनस्पति का उदाहरण दिया, और वनस्पति का नाम था ग्लेसोप्टेरिस वनस्पति। क्या नाम था इसका वनस्पति का? ग्लेसोप्टेरिस वनस्पति। ये जो ग्लेसोप्टेरिस वनस्पति है, इसके भी प्रमाण वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया यह जो हम बेल्ट देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट, इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ से देखते हुए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब भागों में हमें क्या मिले हैं। वेगनर महोदय ने प्रमाणित किया कि जो इन क्षेत्रों में एक जैसी वनस्पति समरूपता पाई जा रही है, उसमें ये देखेंगे इन्होंने हमने प्रमाणित किया कि इन सभी महाद्वीपों में दूर दूर होने के बावजूद भी वर्तमान में ग्लेसोप्टेरिस वनस्पति के बिल्कुल एक जैसे प्रमाण मिले हैं। तो इन प्रमाणों के आधार पर, इनके जीवाश्मों और इन अवशेषों के आधार पर, वनस्पति के जीवाश्मों और जंतुओं के जीवाश्मों के आधार पर इन्होंने, वेगनर महोदय ने प्रमाणित किया कि प्रारंभ में ये भाग, जितने भी भूभाग है, महाद्वीप है, आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, और बाद में ये विस्थापित हुए और वर्तमान स्वरूप में आए। अगला जो है उदाहरण इन्होंने दिया, प्रमाण प्रस्तुत किया, वो दिया इन्होंने कैलिडोनियन और हर्सिनियन क्रम के पर्वतों का। जो कैलिडोनियन और हर्सिनियन क्रम में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ था, उनके पीछे भी वेगनर महोदय ने बताया कि महाद्वीपों के विस्थापन के कारण ही इन पर्वतों का, इन मोड़दार पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि इन पर्वतों के निर्माण के पीछे क्या कारण था, महाद्वीपों का विस्थापन। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं वो है हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय पर्वत भी एक नवीन मोड़दार श्रृंखला है, और इसका निर्माण जो है, वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत में स्थित है। हमारे भारत के उत्तरी भाग में ये मौजूद है। आपने पहले पढ़ा था, पिछले लेक्चर ये देखा था कि वेंजिया महाखंड के दो भूभाग, लॉरेशिया और दक्षिणी भूभाग गोंडवाना लेन, ये दोनों भूभाग थे। इन दोनों के अलग होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक सक्रिय छिछले सागर का निर्माण हुआ, जिसका नाम था टिथिस सागर। और वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत मौजूद है, वहाँ पहले क्या हुआ करता था, टिथिस सागर हुआ था, ऐसा वेगनर महोदय का मानना है। यानी कि टिथिस सागर के क्षेत्र में ही वर्तमान में क्या मौजूद है, हिमालय पर्वत क्षेत्र मौजूद है। वेगनर महोदय के अनुसार लॉरेशिया और गोंडवाना लेन,
इनके एक दूसरे की ओर विस्थापन की वजह से जो इनकी जो टिटिस सागर में मलबा मौजूद था, इसमें क्या पड़ गए, मोड़ पड़ गए, और उससे क्या निर्मित हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह वेगनर महोदय ने प्रमाणित किया कि महाद्वीपों के विस्थापन की वजह से ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इसका हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि वर्तमान में जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, इनके पश्चिमी छोर पर विशाल लंबी श्रृंखला के रूप में मोड़दार पर्वत मौजूद हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला मौजूद है। और इसका कारण वेगनर मोहने ने बताया कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों किस ओर विस्थापित हुए, पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण इसके तटीय भाग में जो मलबा जमा था, यानी निचला जो भूभाग था, उसमें क्या पड़ गए, मोड़ पड़ गए, और उसी कारण रॉकी और पर्वतमाला का, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी उदाहरण दिया, और यहाँ पर यूरोप में जो आल्प्स माउंटेन है, अपलेशियन पर्वत है, इनका उदाहरण देते हुए इन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाद्वीपों के विस्थापन के कारण ही वर्तमान में जो मोड़दार पर्वत है, ये निर्मित हुए हैं। अगला जो इन्होंने उदाहरण दिया है, वो दिया है लेमिंग जीव का। लेमिंग एक प्रकार का समुद्री जीव है, और वेगनर महोदय का मानना था कि वर्तमान में जो ग्रीनलैंड जो क्षेत्र है, ये आज बिल्कुल अमेरिका से काफ़ी दूर और पृथक क्षेत्र के रूप में है। और ये जो क्षेत्र हैं, ये इनका मानना था कि पहले आपस में जुड़े हुए थे, परंतु ये जो जीव है, लेमिंग जीव, ये वहाँ उसी क्षेत्र में निवास करता है, और प्रारंभ में ये भाग जुड़े हुए थे। इसी कारण आज भी ये जीव समुद्र की ओर बिल्कुल समूह में स्थानांतरण करते हैं, समुद्र में कूदते हैं उस क्षेत्र से, और इस क्षेत्र की या फिर भूभाग की तलाश में ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शायद इनकी ये प्रवृत्ति इस बात का प्रमाणित करती है कि पहले ये भूभाग जो थे आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, परंतु अब ये विस्थापित हो गए हैं। परंतु इन जीवों की जो प्रवृत्ति है समुद्र से एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाने की, आज भी बनी हुई है। परंतु यहाँ पर क्या है, काफ़ी बड़ा समुद्री भाग बीच में होने की वजह से इनका क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, जीव मर जाते हैं। तो ये लेमिंग जीव का इन्होंने उदाहरण देते हुए वेगनर महोदय ने प्रमाणित किया कि ये भाग आपस में क्या थे, पहले जुड़े हुए थे, बाद में इनका विस्थापन हुआ। अगला जो इन्होंने उदाहरण दिया या प्रमाण प्रस्तुत किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन के प्रमाण। वर्तमान में हम देखेंगे कि इंडिया जो है, यानी भारत जो है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर शीत जलवायु केवल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस क्षेत्र में तो काफ़ी मतलब उष्ण जलवायु हमें देखने को मिलेगी। परंतु अब हम देखें तो पिछले अध्ययनों से या फिर कई सारे भूगर्भिक अध्ययनों से पता चला है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी भागों में, इवन अंटार्कटिका तक में भी प्रारंभ में ग्लेशिएशन के प्रमाण मिले हैं। यानी कि पहले यहाँ पर बर्फ़ का जमाव था, ग्लेशिएशन युग आया, और साथ ही इस क्षेत्र में कार्बोनिफेरस में जो वनस्पतियाँ दब गई थी, उसके बाद में जो शीत युग आया, बर्फ़ जो जमी हुई थी, उसके प्रमाण वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किए। इस बात से यह साबित किया उन्होंने कि ये जो भाग है, जितने भी महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे, और इनमें एक ही समय के शीत युग के बर्फ़ के जमाव के जो प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाणित करता है कि महाद्वीप क्या थे, विस्थापित हुए हैं, और ये प्रारंभ में क्या थे, जुड़े हुए थे। तो ये इनसे सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। उसके साथ ही लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और बताया वेगनर महोदय ने कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आज भी हम इसको अगर देखें, इसकी जो भूगर्भिक अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड द्वीप आज भी पश्चिम की ओर गति कर रहा है, बहुत ही धीमी गति से। तो यह भी इस बात से प्रमाणित करता है कि महाद्वीप क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो उन्होंने इस बात का ग्रीनलैंड द्वीप का उदाहरण देते हुए प्रमाणित किया। अब बात आती है कि वेगनर महोदय ने तो अपना सिद्धांत दिया, और साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत किए, और इस प्रमाण को प्रस्तुत करने के बावजूद भी वेगनर महोदय के सिद्धांत पर काफ़ी सवाल या काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, जो कि इस बात को साबित नहीं करते हैं कि वास्तव में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। तो इनकी कई आलोचनाएं भी की गई। उन आलोचनाएं और कमियों में सबसे पहले जो कमी बताई गई कि अटलांटिक महासागर के जो तट हैं, पूर्णतः इनको नहीं मिलाया जा सकता। अब इसको हम देखेंगे एक चित्र से। इस चित्र से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और इधर यूरोप और
अफ्रीका, इनके बीच में एक विशाल महासागर का निर्माण हो रखा है एस आकृति में। किस आकृति में? एस की आकृति में। और इस एस की आकृति को देखते हुए ही इन्होंने भूगर्भिक संरचना को देखा इन महाद्वीपों की और इनको एक दूसरे से जुड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। परंतु इस आलोचना के अनुसार यह मानना है विद्वानों का, कुछ विद्वान मानते हैं कि जितने भी ये हम यदि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो तट हैं उनको यदि हम सटाएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, तो ये पूर्ण रूप से मिले हुए प्रतीत नहीं होते। इनके बीच में कई 100 किलोमीटर का गैप इनमें रहता है। और इधर जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका जो है, इसको भी हम पूर्ण रूप से एक दूसरे से नहीं मिला सकते। इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर या काफ़ी बड़ा गैप रहता है। तो इस बात से ये प्रमाणित हो किया है विद्वानों ने कि जो वेगनर महोदय हैं कि इन महाद्वीपों को आपस में एक दूसरे से मिलाया जा सकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि इन महाद्वीपों के अटलांटिक महासागर के जितने भी तट हैं इनको पूर्ण रूप से नहीं मिलाया जा सकता। दूसरी जो आलोचना की वो थी वेगनर महोदय ने जो विस्थापन के पीछे या महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जो 2 बल उत्तरदायी बताए थे, जिनमें था उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल। इन दोनों बलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि यदि इतना बल कार्य करे कि किसी भी महाद्वीप का विस्थापन हो, तो इस बल के कारण पृथ्वी की गति तक भी रुक सकती है। तो यह संभव नहीं है कि इतने बल से किसी भी महाद्वीपों का विस्थापन हो। तीसरा जो प्रमाण उन्होंने दिया कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है, यह वेगनर महोदय का कथन था। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कई विद्वानों ने। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो वेगनर महोदय का कहना है कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है, फिर अचानक से पर्वतों के निर्माण के लिए किसी महाद्वीप का टकराना कैसे हुआ, कैसे वो रुके और उनमें रुकावट कैसे पैदा हुई। तो यहाँ ये बातें दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। रुकावट के कारण उन्होंने माना कि भाई पर्वतों का निर्माण हुआ, परंतु यह इस बात का बिल्कुल अपोजिट है कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है। तो यहाँ भी वेगनर महोदय का विरोध किया गया। दूसरा है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल पर द्वारा रुका हुआ था, यह नहीं बताया गया। यानी वेगनर महोदय ने कुछ तथ्य हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया, तो इस वजह से भी कई विद्वानों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की। परंतु इतनी आलोचनाओं के बाद भी वेगनर महोदय के सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और आज भी इनके सिद्धांत को प्रमाणिक माना जाता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है और सागर नित्तर प्रसरण की जो संकल्पना है, इसको हेरियस द्वारा प्रमाणित किया गया और उसके लिए इन्होंने वेगनर महोदय के सिद्धांत को ही आधार माना। तो आगे के जो हम टॉपिक हैं उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और भी जो सिद्धांत है जिनमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और सागर जो प्रसरण की संकल्पना है उसको हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।